हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम डेली टेस्ट 6 करने वाले हैं। इसके पहले हम 5 टेस्ट कर चुके हैं। ये सारे टेस्ट एसआई के शेड्यूल पर आधारित हैं, जो डेली हमारे ऐप पर टेस्ट आता है वो है। इसमें हम सारे सवाल कर रहे हैं। आप देखेंगे पहले 5 सवाल हिंदी के चल रहे हैं, उसके बाद इतिहास के, राजस्थान जीके के, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, सारे टॉपिक इस 20 सवालों में हम कवर करेंगे। ये जो आज का मैं टेस्ट ले रहा हूँ, ये ऐप पर आपको मिलेगा 20 फरवरी के टेस्ट में। तो ये 20 फरवरी का टेस्ट है, क्योंकि मैं शुरुआत से ले रहा हूँ। अभी भी जो आ रहा है वो डेली लगभग मान के चलिए, डेली जो टेस्ट आ रहे हैं वो ऐप पर आपको 125 टेस्ट मिल जाएंगे। 125 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। 2500 सवाल पढ़े हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इनको भी आपको सोल्व करना चाहिए। इनको सोल्व करते हुए भी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले 5 सवाल हमारे हिंदी के। मैंने आपको बताया हिंदी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है एसआई के एग्जाम में। खास तौर पर 200 नंबर की केवल और केवल हिंदी रहती है। जो उसमें बाजी मारेगा वो यहाँ से सेलेक्ट होकर जाएगा, तो इसको खास तौर पर करना है। अब यहाँ पर पहला सवाल हमारा हिंदी का, किस क्रम में कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। देखो, प्रत्यय का टॉपिक आ चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रत्यय का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मुश्किल है उपसर्ग की तुलना में, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे, जैसे ये प्रत्यय को पहचाना, जैसे प्रत्यय के जो भेद होते हैं उसको पहचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए उपसर्ग में कई बार ऐसा होता है कि आप बिना पढ़े भी कई बार जवाब दे सकते हैं, लेकिन प्रत्यय के टॉपिक में आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डीपली उसको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो प्रत्यय के टॉपिक को आप जरूर अच्छे से पढ़ें। भेद के बारे में, जैसे मैंने डॉक्टर राघव प्रकाश की मानस पब्लिकेशन की पुस्तक बताई थी, भेद जो प्रत्यय के भेद है, मैंने देखा कि जो नई बुक है राघव प्रकाश की, उसमें उन्होंने अलग अलग भेद करके नहीं बता रखे हैं, जबकि पुरानी किताब में था। लेकिन जो मानस पब्लिकेशन की किताब है उनमें अलग अलग भेद करके बता रखे हैं। हालांकि आप ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर जिनके पास डॉक्टर राघव प्रकाश की नई पुस्तक भी है, भेद बस आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर आज बता दूंगा। अब इसको समझ लेते हैं। किस क्रम में कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है, यह सवाल पूछा जा रहा है। कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है। अब देखो, ऑप्शन आपके सामने है, खिलौना, ओढ़ना, चटनी, या ऑप्शन डी खुरचन। किसमें कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन में कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, एक ऑप्शन में नहीं होगा। पहले तो हम जान लेते हैं, देखो प्रत्यय, प्रत्यय के टॉपिक का थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। 2 प्रकार का हम लिख सकते हैं, एक तो होता है कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। ये आपको पता होना चाहिए। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम यहीं पर देख लेते हैं, फिर आपका काम। देखो, सबसे पहले तो इसको बोलेंगे, तो ये तो कृत प्रत्यय है और इसको बोलेंगे कर्ता से बना है कृत्र। तो कृत प्रत्यय कृत्रवाचक, वाचक लिखेंगे कृत्रवाचक। तो कृत्र, कर्ता से कृत्र बना है। उसके बाद कर्म लिखेंगे कर्मवाचक। उसके बाद लिखेंगे करणवाचक। उसके बाद लिखेंगे भाववाचक। और उसके बाद लिखेंगे क्रियावाचक। क्रियाबोधक भी लिख सकते हैं, क्रियावाचक हो गया। ठीक है, तो ये हो गए 5 भेद कृतवाचक कृत प्रत्यय के। कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। ऐसे ही जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। इन 6 प्रकार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो, पहला तो यहां पर भी मिल जाएगा हमें कृतवाचक, कृतवाचक, यहाँ पर कृतवाचक इसको बोलेंगे कृतवाचक। दूसरा, इसके बाद कर्म नहीं होता, इसमें आपको लिखना है करणवाचक। करणवाचक भी नहीं होगा, इसमें सीधा आपको भाववाचक लिखना है। भाववाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक भी कह सकते हैं। इसमें ही, इसी में एक और भेद है, इसके साथ गुणवाचक भी होता है। दोनों आप लिख सकते हैं। तो कृतवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया। देखो, कृत, क्रम, कर्ण, भाव, क्रिया। इसके बाद कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक। इसके बाद 3 जो आएंगे यहाँ पर, देखो आगे के 3 हम लिखते हैं। एक आप लिखेंगे अपत्यवाचक। अपत्यवाचक में ऐसे प्रत्यय आएंगे जो संतान का बोध देता है। संतानवाचक भी इसको बोलते हैं। तो अपत्यवाद, अपत्य को कई बार संतान, ये इसका पर्यायवाची मान सकते हैं। ठीक है, एक आता ऊनतावाचक। ऊनता का मतलब, ये ऊनता बना न्यून, जो छोटा कर देता है, जैसे डिब्बा का डिबिया, खाट का खटिया, लोटा का लुटिया। इस तरह से लोटिया, इस तरह से जो बनता है वो ऊनता, छोटा करने वाला। और तीसरा लास्ट होता है स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक में कोई भी लिंग परिवर्तन करता है, जैसे छात्र का छात्रा, ठीक है, बेटा का बेटी, इस तरह से लिंग परिवर्तन होता है, वो स्त्रीवाचक होता है। तो देखो, कर्ता
भाव और संबंध, ये तो हो गया कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, इसके अलावा 3 अपत्य, ऊनता, स्त्रीवाचक। इस प्रकार से 6 प्रकार ये होते हैं, इनको आप ध्यान से देख लेना क्योंकि इन्हीं से हम आगे के सवाल भी डिपेंड होंगे। ये 5 प्रकार के, ये 6 प्रकार के, जिनके पास ये लिखे हुए नहीं है वो इनको नोट कर लेना क्योंकि डॉक्टर राघव प्रकाश की जो नई पुस्तकें जिनके पास भी है उनमें ये भेद बता नहीं रखे हैं, लेकिन कई बार सवाल जरूरी नहीं आपको ये पूछे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, इस तरह का भेद भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमने खास तौर पर इस तरह के सवाल भी पेपर में दिए हैं। ओके, अब इस सवाल को करते हैं कि इस सवाल में ये पूछ रहा है कि किस में कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है, यानी कि बाकी 3 ऑप्शन में तो ऐसा हो सकता है कि कर्मवाचक प्रत्यय होंगे लेकिन एक में नहीं होगा। तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खुरचन। खुरचन में कृत प्रत्यय नहीं है, इसमें कर्णवाचक कृत प्रत्यय है। ये जो आंसर है वो कर्णवाचक कृत प्रत्यय का है, कर्णवाचक कृत प्रत्यय। मैं कोशिश करूंगा कि आज ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे ताकि आप टेलीग्राम पर भी इनको देख सकते हैं। ये सारा का सारा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। किस क्रम में कर्मवाचक प्रत्यय नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुरचन। देखो कर्णवाचक में क्या होता है, कर्ण में जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। करण कारक में क्या आता है, साधन आता है जिससे हम कोई यूज, जैसे मैं पेन से लिखता हूं तो पेन, यहाँ पर पेन से, पेन करण कारक हो जाएगा, तो जिससे जहां पर आता है। तो देखो खुरचन क्या है, खुरचन भी एक प्रकार का साधन है। खुरचन जो खुरचने के बाद बजता है उसको नहीं कहेंगे, खुरचने का जो साधन होता है उसको भी खुरचन बोला जाता है। तो यहाँ पर जैसे इसका और एग्जाम्पल आ गया खुरचन के जैसे बेलन। बेलन भी एक साधन है जो बेलने के लिए काम आता है। तो जो साधन आ रहा है वहां पर याद देखो, बाकी कोई भी साधन नहीं है। खिलौना, ओढ़ना, चटनी, ये कर्म कारक आता है। खिलौने को, ओढ़ने को या चटनी का, इस तरह के ये कर्म वाला आ रहा है। ठीक है, चटनी को जो हम यूज करते हैं, जैसे वो चटनी को खाता है, ठीक है, तो यहाँ पर चटनी को चम्मच से खाता है, तो चटनी को कर्म कारक हो गया। चम्मच से खाता, तो चम्मच यहाँ पर हो जाएगा एक तरह से कारक के रूप में करण कारक। तो उसी तरह से हम पहचान सकते हैं भी कर्म वाचक प्रत्यय कौन सा है, किस में लग रहा है। कृतवाचक पहचाना तो बहुत आसान है, हमेशा वहां पर किसी व्यक्ति का नाम ही आएगा। अभी हम आगे एग्जांपल लेते हैं। तो कृतवाचक, कर्मवाचक, कर्णवाचक, इनमें पहचानने में कोई भी मुश्किल नहीं होती है। क्रियावाचक में कोई ना कोई क्रिया हो रखी होती है। भाववाचक को पहचानना भी कोई भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आराम से इनको पहचाना जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं, किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय। अभी देखो हमने यहाँ पर कृत प्रत्यय का एक ये जो कृत प्रत्यय है उसका एक पढ़ा था हमने प्रकार भाववाचक। तो इसमें पूछ रहा है किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय है। ऑप्शन आपके सामने, लिखई, पियक्कड़, लुटेरा और चालाक। 4 ऑप्शन आपके सामने। देखो अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, रीजनिंग का इस्तेमाल करके कि 3 कौन से एक जैसे दिख रहे हैं, चौथा कौन सा अलग दिख रहा है। जो अलग दिख रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक में भाववाचक है, बाकी में भाववाचक नहीं। देखो यहाँ तो चलो अच्छा है, ये रूल जो मैंने आपको बताया इस तरह से लागू हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि बाकी के जो 3 ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लिखई। इसमें बाकी के 3 आंसर देखेंगे, पियक्कड़, लुटेरा और चालाक। ये तीनों कोई न कोई व्यक्ति है। पियक्कड़ कोई व्यक्ति है, लुटेरा कोई व्यक्ति है, चालाक कोई व्यक्ति है। इसका मतलब इन तीनों में कोई न कोई कर्ता है। तो ये कृतवाचक, ये जो है कृतवाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। ये तीनों तो है कृतवाचक, क्योंकि जिसमें कोई न कोई व्यक्ति आता है, वो कर्ता आता है, तो वो कृतवाचक प्रत्यय हो जाएगा। तो इन तीनों में तो हो जाएगा कृतवाचक, और इसमें हो जाएगा लिखना से ये बना है, लिखई। तो लिखई यहाँ पर जो होगा, लिखई है, पढ़ई है ना, इस तरह के जो भी होंगे वो सारे के सारे, कोई भी जैसे जिसमें कोई काम का होने का हमें आभास होता है कि अभी काम हुआ है, जिस इस तरह से, तो वहां पर भाववाचक कृत प्रत्यय में इस तरह से हम पहचान सकते हैं जिसमें जस्ट कोई काम हुआ है वो हो जाएगा भाववाचक कृत प्रत्यय। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस क्रमांक में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। किस क्रमांक में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। अभी मैंने आपको कृत प्रत्यय का और तद्धित प्रत्यय का भेद बताया था। अगर आपको याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, और नहीं तो मुश्किल होगा क्योंकि आपको भेद पता होना चाहिए। भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय या कर्मवाचक प्रत्यय, किसमें कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। इसका मतलब 3 में कृत प्रत्यय का भेद है और एक ऐसा है जिसमें तद्धित प्रत्यय होगा। देखो मैं आपको वापस पीछे के सवाल का दर्शन करा देता हूं। ये आपके सामने लिखा हुआ है, कृत प्रत्यय कौन से हैं, तद्धित प्रत्यय कौन से हैं। एक बार इसको देख लीजिए और आपका आंसर अब वापस यहां से मिल जाएगा। चले आगे देखते हैं, किस क्रमांक में कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय बिल्कुल होता है। संबंधवाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक ध्यान देना कृत में नहीं आता है, ये तद्धित प्रत्यय होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। ये तद्धित प्रत्यय से हो जाएगा।
इसके अलावा क्रियावाचक हमने पढ़ा था, कर्मवाचक हमने पढ़ा था। तो ये सारे के सारे कृत प्रत्यय का भेद है, न कि तद्धित प्रत्यय का भेद है। और ये संबंधवाचक जो है वो तद्धित प्रत्यय का भेद है। संबंधवाचक में कैसे आता है, जैसे ममेरा, चचेरा, फुफेरा, नंदोई, बहनोई, कुछ न कुछ संबंध भी हमें दिख ही जाते हैं, भतीजा, भांजा। ये सारे के सारे संबंधवाचक कृत प्रत्यय होते हैं, जिसमें किसी हमें संबंध भी दिखता है। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है? ध्यान से देखना इस सवाल को, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, पटवार परीक्षा में ये सवाल आया हुआ है। किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है? तो देखो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चटेरा, ममेरा, फुफेरा, मोसेरा। इसमें आप देखेंगे तो देखो चारों ऑप्शन में आपको एरा प्रत्यय दिख रहा है। सवाल है कि किस में एरा प्रत्यय नहीं है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल हो सकता है। मामा, देखो चटेरा, हम देखते हैं कि चाट प्लस एरा से बन सकता है। ये चाट प्लस एरा तो बन गया चटेरा। एरा में हमें छोटा लेना होगा, अगर बड़ा ले रहे हैं तो फिर तो 2 मात्रा आनी चाहिए। ममेरा, मामा प्लस एरा, ऐसे बना है ये। फूफेरा, फूफा प्लस एरा। फूफा जानते हैं ना, फूफा किसको बोलते हैं? हाँ, सभी जानते होंगे, राजस्थान में तो सभी जानते होंगे। राजस्थान में मेरे ख्याल से उत्तर भारत में सब जगह फूफा ही बोलते होंगे। तो मौसा प्लस एरा, मोसेरा, ये सब में एरा प्रत्यय हैं। आप ध्यान देंगे तो देखो यहाँ पर सब में कोई न कोई संबंध आ रहा था, इसका मतलब तो ये तो हो गया भाई संबंधवाचक। ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। ये चटेरा कोई संबंध नहीं बता रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ये पूछ रहा है, ये भेद पूछ नहीं रहा है, ये पूछ रहा है किस में एरा प्रत्यय नहीं है। देखो इसका सही आंसर तो वैसे यही होगा, चटेरा। क्यों नहीं है, अब इसका रीजन पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर एरा प्रत्यय तो यहाँ पर भी आ रहा, फिर ये क्यों नहीं है? वास्तव में यहाँ पर सिर्फ ये नहीं पूछ रहा एरा प्रत्यय, हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वास्तव में चटेरा कोई शब्द भी होता है कि नहीं होता है। हम जबरदस्ती एरा प्रत्यय तो नहीं लगा रहे, यहाँ पर जबरदस्ती एरा प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि इसमें एरा प्रत्यय नहीं आता है। वास्तव में चटेरा शब्द नहीं होता है, शब्द होता है चटोरा, न कि चटेरा। तो सही शब्द होना चाहिए चटोरा, जिसमें चाटना, ये चाटना से जो जिसको चटपटी चीजें खाने का शौक है उसको इसको बोला जाता है चटोरा, है ना। खाने पीने का शौकीन होता है उसको बोलते हैं चटोरा, ठीक है। तो वो चाट से बना है, चाटना से चाट, चाट प्लस ओरा, ओरा होना चाहिए न कि एरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चटेरा। यही आंसर परीक्षा में माना गया, तो आंसर हो जाएगा चटेरा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? मतलब एक ऐसा है जिसमें भाववाचक प्रत्यय नहीं है, बाकी 3 ऐसे होंगे जिसमें भाववाचक प्रत्यय हैं। देखो यहाँ पर ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जो मुझे एग्जांपल दिख रहे हैं, मर्दानगी, बपोती, बहुतायत, ये सारे के सारे भाववाचक उदाहरण और भाववाचक तद्धित के उदाहरण दिख रहे हैं। जबकि टोपी वाला, आप बताएंगे टोपी वाला कौन होता है? टोपी वाला जो है वो टोपी वाला एक तरह का व्यक्ति है, इसका मतलब कृतवाचक है। कृतवाचक, ध्यान देना, ये कृत प्रत्यय नहीं है, ये है तद्धित प्रत्यय। अब कृतवाचक तद्धित में भी आता है, कृतवाचक कृत प्रत्यय में भी आता है। कैसे पहचानेंगे कि तद्धित है या कृत है? तो इसका भी एक एग्जांपल बता देता हूं, वहां पर हमने नहीं देखा, एक और आप लिख देंगे। एक तो आपको जो पहचान है कि कृतवाचक और है कि तद्धित, इन दोनों में अंतर क्या होता है? कृत हमेशा क्रिया के पीछे लगेगा, ठीक है। और यहां पर जो तद्धित है वो या तो कोई संज्ञा होगा, या कोई सर्वनाम होगा, या कोई विशेषण होगा, उनसे बनेगा, ठीक है। जैसे कि अब यहां पर बना है टोपी से टोपी वाला बना है, वाला पीछे शब्द लग गया तो टोपी वाला। अब मुझे बताइए टोपी क्या है? टोपी एक वस्तु है, यानी संज्ञा है। संज्ञा से ही यह बना है, तो इसका मतलब हो जाएगा वो कृतवाचक तद्धित प्रत्यय है। लेकिन जैसे मैंने लिखता हूं खेल, खेल के पीछे आड़ी लगा दिया, बन जाएगा खिलाड़ी। तो खेल क्या है? खेल एक क्रिया शब्द है, खेलना, क्रिया का जो मूल धातु होता है। वास्तव में जो खेल मूल धातु के पीछे लगता है, क्योंकि क्रिया के पीछे तो कभी ऐसा लगेगा नहीं, क्रिया की मूल धातु खेल है, खेल के पीछे अगर आड़ी लग जाएगा खिलाड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो अगर उससे बन रहा है, खिलाड़ी एक व्यक्ति बन रहा है, तब तो ये कृतवाचक प्रत्यय में आ जाएगा। और अगर कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनता है तब यह कृतवाचक तद्धित प्रत्यय से आता है। अब आ जाते हैं हम, हमारे 5 सवाल हिंदी के पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल आ चुका है आपके राजस्थान। अब हम हिस्ट्री से आगे निकलकर आर्ट एंड कल्चर में आ चुके हैं। सवाल आपके सामने है, राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वत्र अंकित है तथा मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ और हाड़ौती शैलियों में प्रकृति चित्रण के अंकन में विशिष्ट छाप रखता है? थोड़ी बहुत भी अगर आपको नॉलेज होगी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा, आराम से इसका उत्तर बता सकते हैं।
राजस्थान में रहते तो बता ही सकते हैं कि इनमें से कौन सा पक्षी है जो सामान्यतः नहीं दिखता, और इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात। तोता, मोर, मैना, कबूतर। थोड़ा बहुत प्रकृति का भी ध्यान रखते हैं, जिसको हमें प्रकृति में भी जो सबसे ज्यादा पक्षी जो हमारे एक तरह से पूजनीय भी है, मोर। मोर कई देवता सामान्यतः कार्तिकेय का जो वाहन है वो मोर माना जाता है। तो मोर का तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी कहीं उल्लेख है। तो अधिकांश चित्रण में मोर, क्योंकि मोर को राष्ट्रीय पक्षी भी है, अभी राष्ट्रीय पक्षी इसी वजह से रखा है। मोर का चित्रण जो है प्राचीन चित्रों में काफी हो रखा है। नाचते हुए मोर का खास तौर पर है, आप नाथद्वारा में देखेंगे, है ना, किशनगढ़ में भी खास तौर पर देखेंगे, और लगभग बाकी और भी दूसरे में मोर आपको ढूंढाड़ शैली में मिल जाएगा। तो मोर का चित्रण यहाँ पर काफी हो रखा है। तो मोर का चित्रण लगभग लगभग ऐसा है, चाहे वो मारवाड़ हो, मारवाड़ में आप देखेंगे, मारवाड़ में मोर का चित्रण शायद ज़्यादा नहीं मिलेगा। चील का आपने पढ़ा होगा, चील का वहाँ पर मिलता है, ऊंट का वहाँ पर मिलता है, लेकिन मोर ऐसा पक्षी है जो लगभग लगभग कम या ज़्यादा के रूप में लगभग सभी शैलियों में मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। इसके अलावा और कुछ, जैसे वैसे राजस्थान की जो पेंटिंग्स हैं 4 स्कूलों में ही बांटा गया है, उसका मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ और हाड़ौती, ये 4 क्षेत्र हैं। मेवाड़ में आपको पता होगा, मेवाड़ में इसके अलावा उदयपुर शैली, मेवाड़ स्कूल में उदयपुर शैली आती है, नाथद्वारा शैली आती है, देवगढ़ शैली आ जाती है, चावंड शैली आ जाती है। ढूंढाड़ की बात करें तो ढूंढाड़ में जयपुर है, आमेर है, अलवर है, उनियारा शैली है, ये सारी की सारी ढूंढाड़ में आ जाती है। इसके अलावा मारवाड़ में बात करें तो जोधपुर की शैली, बीकानेर की शैली, जैसलमेर की शैली, नागौर और किशनगढ़ की शैली, ध्यान रखना किशनगढ़ की शैली भी मारवाड़ में आती है। और हाड़ौती का आपको पता है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ की शैली भी हम ले सकते हैं। तो ये 4 स्कूल हो जाती है। कुछ खास और बात करें तो जैसे मारवाड़ में आपको चील पक्षी का अंकन दिखाई देगा, क्योंकि चील राठौड़ों में जो नागणेची माता है उनका ये पक्षी माना जाता है, तो चील का अंकन वहां पर मिलता है। ऊंट का भी आपको मारवाड़ शैली में यहाँ पर विशेष वर्णन दिखाई देगा, क्योंकि रेगिस्तान का इलाका था, तो ऊंट का आपको काफी चित्रण दिखाई देगा। इसके अलावा मेवाड़ में चकोर पक्षी के बारे में आता है। चकोर पक्षी, चकोर पक्षी है। हाथी का भी आपको यहाँ पर चित्रण दिखाई देगा। ढूंढाड़ में बात करें तो ढूंढाड़ में देखो अश्व, घोड़े का, हाथी का, यहाँ पर इस तरह का अश्व का दिख जाएगा। मोर का चित्रण यहाँ पर आपको दिख जाएगा, अश्व का, मोर का। इसके अलावा अगर आप हाड़ौती की बात करेंगे तो हाड़ौती में पक्षी में आप देखेंगे तो बतखों का उल्लेख वहाँ पर काफ़ी है। कोटा में जो है, कोटा में काफ़ी जगह शिकार के दृश्य दिखाए गए, तो वहाँ पर आपको शेर है, बाघ है, इनके चित्र भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। हिरण के चित्र भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो कुछ खास चित्रों में भी बांटा गया, तो आप ये चीज़ें भी लिख सकते हैं। इन शैलियों में इनका खास तौर पर चित्रांकन किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उदयपुर के शासक ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था। ये सवाल भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। चितेरों की ओवरी कहाँ पर है, किस शैली में है, किसने स्थापित किया है, किस समय स्थापित किया है, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। तो उदयपुर के किस शासक, तो इसका मतलब यहाँ से पता चल गया कि ये उदयपुर शैली में आता है। राज सिंह, अमर सिंह प्रथम, करण सिंह या जगत सिंह प्रथम। देखो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम ने ये चितेरों की ओवरी, जिसको तस्वीरारों कारखानों, कई बार ये भी वर्ड आ जाता है, और इसी को कहा जाता है तस्वीरारों कारखानों। चितेरा का मतलब चित्रकार। तस्वीरारों कारखानों ये भी कहा जाता है। ये स्थापित किया था, ये कला विद्यालय था जहाँ पर कलाकारों को भी संरक्षण दिया जाता है और विभिन्न बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। तो ये जगत सिंह प्रथम के समय था, और इसी समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। मेवाड़ चित्रशैली का, चित्रकला का स्वर्ण काल जो है वो इन्हीं का काल कहलाता है। ये भी खास बात ध्यान रखने की है, चित्रकला का स्वर्ण काल, तस्वीरारों कारखानों, चित्रकला का स्वर्ण काल। ये सारे शासक आप देखेंगे तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे तो वो सबसे पहले अमर सिंह प्रथम ले सकते हैं। महाराणा प्रताप, उनके पुत्र अमर सिंह, और अमर सिंह के पुत्र जो थे वो थे करण सिंह। करण सिंह के जो पुत्र थे वो थे जगत सिंह, और जगत सिंह के जो पुत्र थे वो थे राज सिंह। राज सिंह के बारे में आपने काफी पढ़ा होगा, तो जगत सिंह के ही पुत्र थे। ठीक है, तो ये संबंध भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और एक सवाल और आता है कि मेवाड़ में
चित्रकला का प्रारंभिक विकास कब हुआ, तो प्रारंभिक विकास का जब पूछे तब जगत सिंह नहीं लिखना है, तब आपको महाराणा कुंभा का नाम लिखना है, क्योंकि उस समय भी महाराणा कुंभा का काल भी एक तरह से मेवाड़ की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो उस समय भी चित्रकला का विकास हुआ था, पर वो मेवाड़ का प्रारंभिक काल माना जाता है। यहाँ आकर चित्रकला चरम पर पहुंच गई थी, तो इसको चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला सवाल, जोधपुर चित्रकला शैली के स्वतंत्र रूप का प्रादुर्भाव किसके समय हुआ, तो देखो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा राव मालदेव। राव मालदेव के समय एक तरह से स्वतंत्र रूप में ये स्थापित होने लगी। कई जगह इसको स्वर्णकाल का चित्रकला का स्वर्णकाल भी माना जाता है। तो राव मालदेव के समय ये शुरू हुआ और कई धार्मिक चित्रों का, रामायण के आधारित कई चित्रों का, उनके जो महल है, जोधपुर के महल आप देखेंगे अभी भी वहां पर मौजूद है, उनके म्यूजियम में ये सारे चित्र बने हुए। तो धार्मिक चित्रों का चित्रण हुआ, धार्मिक चित्रों का चित्रण इनके समय हुआ और ये स्वतंत्र रूप यहां से लेने लग गया। ठीक है, राव मालदेव और इन बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। ये दोनों ही राव मालदेव के पुत्र थे, राव उदय सिंह और राव चंद्र सेन। ये बड़े भाई थे, ये छोटे थे राव उदय सिंह। आपको पता होगा राव चंद्र सेन के बारे में भी आपने पढ़ा है, राव उदय सिंह के बारे में। पहले जोधपुर के राजा मालदेव के बाद में राव चंद्र सेन बनते हैं, लेकिन प्रताप की महाराणा प्रताप की तरह ही ये भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए बाद में अकबर इन पर हमला भी, आक्रमण भी करता है। ये महल छोड़कर चले जाता है और बाद में राव उदय सिंह को अकबर, क्योंकि अधीनता स्वीकार कर लेते तो इनको वहां पर राजा बना दिया जाता। तो इस कारण से राव चंद्र सेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। और भूला बिसरा राजा भी इनके बारे में आता है, भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, क्योंकि इतिहास में ज्यादा इनका वर्णन नहीं किया गया, इतना सम्मान नहीं मिला जितना महाराणा प्रताप को मिलता है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की, ऐसे ही राव चंद्र सेन ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन महाराणा प्रताप के दो युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध से जो महाराणा प्रताप को प्रसिद्धि मिली, ऐसा कोई युद्ध राव चंद्र सेन के बारे में हमें नहीं मिलता है। इसलिए एक रीजन रहा है कि इतिहास में शायद इतना नाम नहीं आता है। और महाराजा जसवंत सिंह तो इनके बहुत बाद में आते हैं, 3 पीढ़ी के बाद में आते हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको 4 कथन दे रखे, डी तो लिखेगा उक्त कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब है कि यह सारे के सारे ये सत्य हैं। तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए रामदला। देखो यहाँ पर उक्त कोई नहीं, इसको समझना भी जरूरी है, कई बार इसी से कंफ्यूजन हो जाता है। उक्त कोई नहीं का मतलब का ये नहीं कि इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। उक्त कोई नहीं का मतलब कि ये सारे के सारे जो कथन है ये सारे के सारे सत्य हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे के सारे कथन असत्य हैं। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार इससे भी कंफ्यूजन हो जाता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये कह रहा है कि इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं असत्य नहीं है। ये नहीं कह रहा कि इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, क्योंकि सवाल असत्य का पूछा गया है। कई बार ये होता है कि सारे के सारे असत्य हो जाते हैं, तो हम इसका यहाँ पर जवाब गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ उक्त कोई नहीं का मतलब हो जाता है कि सारे के सारे सत्य हैं। रामदला कृष्णदला की पढ़ के, देखो पढ़ लिखो या फड़ लिखो एक ही बात है, पढ़ भी लिखा जाता है, फड़ भी लिखा जाता है। पढ़ के वाचक शेखावटी क्षेत्र में अधिक है, ऑप्शन बी लिखा हुआ है। रामदला की पढ़ का सर्वप्रथम चित्रांकन शाहपुरा के धूलजी चितेरे ने किया, और सी लिख रखा है रामदला की पढ़ का वाचन दिन में किया जाता है। बिल्कुल सही है, वाचन दिन में किया जाता है, रात में नहीं होता है। रामदला की पढ़ का सर्वप्रथम चित्रांकन शाहपुरा के धूलजी चितेरे ने किया, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो लिखा है कि रामदला कृष्णदला की पढ़ के वाचक शेखावटी क्षेत्र में अधिक है, यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं है, ए सही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसका सही आंसर होगा सबसे ज्यादा होता है हाड़ौती क्षेत्र में। तो यहां से ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि ये असत्य है, ये हमारा आंसर है। ये क्योंकि असत्य इसलिए हमारा आंसर है। इसके अलावा 1-2 फैक्ट, रामदला इसके कौन वाचन करता है, तो भाट जाति के, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, भाट जाति के भूपति जो होते हैं वो इनका वाचन करते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र, तो ये बिना वाद्य यंत्र के होता है, बिना वाद्य यंत्र के ये किया जाता है। ये कुछ फैक्ट्स आप इसमें ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, चूवा चंदन व स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ कहाँ की मशहूर है, कहाँ की प्रसिद्ध हैं। देखो चूवा चंदन और स्प्रे पेंटिंग से वहाँ की साड़ियाँ बनाई जाती है, तो कहाँ की प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया वो साड़ियाँ तो पड़ी होगी, यहाँ पर अलग तरह की स्प्रे पेंटिंग और चूवा चंदन की साड़ियाँ जयपुर, जोधपुर, नाथद्वारा या उपरोक्त सभी में ये चलती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाथद्वारा। नाथद्वारा की चूवा चंदन और स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। वैसे ये फैक्ट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, किसी एग्जाम में मैंने देखा नहीं कि इस तरह के सवाल रिपीट हुए, लेकिन आप लक्ष्य में देखेंगे, शायद पेनोरमा मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है, पेनोरमा में भी ये फैक्ट हो सकता है, लक्ष्य में ये फैक्ट दिया हुआ है, सवाल भी इस तरह का दिया हुआ है। तो ये जो सवाल, इसका सही आंसर होगा नाथद्वारा। इसके अलावा और कुछ बताइए, नाथद्वारा के और क्या फेमस है।
बिल्कुल, देखो थेवा कला, थेवा कला सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है नाथद्वारा के बारे में। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा के। नाथद्वारा में पास में गांव है मोलेला गांव, वहां की मोलेला कला, वो भी कहाँ की प्रसिद्ध है? वो भी नाथद्वारा ही। मोलेला कला मोलेला गांव में। इस मोलेला कला के बारे में तो इस बार आरएएस मेंस में भी सवाल पूछा गया, 5 नंबर का एक सवाल था मोलेला आर्ट के बारे में। इसके अलावा थेवा कला हो गया। तारकसी के जेवर, ये भी आपने पढ़ा होगा। तारकशी के जो जेवर हैं वो भी यहाँ पर नाथद्वारा के प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा नाथद्वारा के श्रीनाथ जी का मंदिर भी फेमस है, कला नहीं है लेकिन संस्कृति में ये भी आ जाता है, श्रीनाथ जी का मंदिर, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ? ये यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में, या 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। भक्ति काल, हम जानते हैं भक्ति काल का पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का मतलब पहले भक्ति काल रहा, बीच में एक तरह से एक काल आया जिसमें एक तरह से भक्ति काल, कर्मकांड ज्यादा हो गए, भक्ति काल हट गई और उसके बाद से वापस पुनर्जन्म। तो हम जानते हैं मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं तो दो एक तरह से आंदोलन यहाँ पर चले, एक तो सूफी आंदोलन चला, सूफी मत चला, और एक भक्ति आंदोलन चला। तो ये वापस हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी में। शंकराचार्य, उसके बाद साउथ से रामानुजाचार्य आते हैं, फिर उत्तर भारत में आता है रामानंद, और रामानंद के बहुत सारे जो शिष्य होते हैं उन्होंने एक तरह से पूरे भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसार दे रहा, जो जैसे उनके शिष्य कबीर जी थे, कबीर जी उनके शिष्य थे। इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ पर संत पीपा हो गए, सेन जी अलग अलग जातियों के, सेन जी उनके शिष्य थे अलग अलग जातियों से, रैदास उनके शिष्य थे। इसके अलावा आप देखेंगे तो मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, ये सारे के सारे जो संत थे वो इसी 15वीं 16वीं शताब्दी में आए। महाराष्ट्र में अलग थे, बंगाल में अलग थे। तो ये भक्ति काल का जो पुनरोदय हुआ ये 15वीं और 16वीं सदी में होता है। भक्ति काल में आप देखेंगे उस समय क्योंकि कर्मकांड ज्यादा प्रचलित हो गया था, तो कर्मकांड, इनका कर्मकांड पर विश्वास नहीं था, इन्होंने भक्ति पर बल दिया। जो सरल मार्ग होता है ईश्वर प्राप्ति का, सरल मार्ग उन्होंने बताया हुआ है भक्ति। कर्मकांड पर इनका ध्यान देने, कर्मकांड का उन्मूलन के लिए ही आए थे। स्त्री समानता पर इन्होंने बल दिया था, जात पात ऊंच नीच इनका भेद मिटाने का प्रयास किया। और इसके अलावा जो सूफी मत चला, इन दोनों ने प्रयास किया कि बीच में मध्यकाल में जो हिंदू मुस्लिमों में एक तरह से तनाव उत्पन्न हुआ, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ, उसको कम करने का काम भी इन्होंने किया। जब बीच में क्योंकि भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया तो हिंदू में जैसे आप देखेंगे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था। तो रामचरितमानस क्या था? जो हिंदुओं का गौरव खो गया था उसको वापस जगाने के लिए उन्होंने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। उसके बाद आप देखेंगे घर घर में रामचरितमानस का वाचन होने लगा था, जो लोग भूल गए थे उसको। तो ऐसे कई संतों ने ये सारे काम किए थे। तो ये था भारतीय संस्कृति का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ था इन काल में 15वीं और 16वीं शताब्दी में। इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? देखो अभी हमने बात की थी शंकराचार्य जी की, रामानुजाचार्य की, है ना, ये सारे। तो इसमें सही कालक्रम पूछ रहा है, वो सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन आपके सामने 3 यहाँ पर जो भक्ति काल के संत हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। कौन सा सही क्रम है? सही क्रम का मतलब उनका काल का सही क्रम पूछ रहा है, किस काल में ये यहाँ पर आए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये तीनों का ही बस क्रम चेंज किया हुआ है। देखो उसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इनमें से आए थे शंकराचार्य जी, जो लगभग 8वीं शताब्दी में आ गए थे। शंकराचार्य जी यहाँ पर आए थे। देखो सबसे पहले ये आए थे 788 ईस्वी में। 788 ईस्वी में शंकराचार्य जी का केरल में जन्म होता है। तो ये केरल से दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ, और दक्षिण भारत से एक तरह से शंकराचार्य, आज भी देखो शंकराचार्य की परंपरा चलती है। शंकराचार्य जी के बारे में कहा जाता है शंकराचार्य जी लगभग 8वीं सदी में हुआ था। इस समय पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म काफी फैला भी था। और सनातन धर्म जो था क्योंकि सनातन धर्म में बहुत तरह की बुराइयां आ गई थी, इस वजह से सनातन धर्म का प्रभाव बहुत कम हो गया। तो एक तरह से शंकराचार्य जी को इसका श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने जो सनातन धर्म था उसको पुनर्स्थापित किया था पूरे भारत में। तो सनातन धर्म को वापस पुनः स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो शंकराचार्य जी को ही दिया जाता है। पूरे भारत का भ्रमण किया था। 32 वर्ष की उम्र में तो इनका देहांत भी हो गया था, लेकिन उस 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण कर दिया और पूरे भारत को एक तरह से सांस्कृतिक रूप से जोड़ दिया। सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का श्रेय भी किसको दिया जाता है?
वो श्रेय दिया जाता है शंकराचार्य जी को। भारत राजनीतिक रूप से भले ही अलग अलग था, अलग अलग साम्राज्य थे, लेकिन पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का वो कैसे पूरे भारत में इन्होंने 4 जगह पर आप देखेंगे, पूरे भारत में ऐसे ऊपर से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 4 पीठ स्थापित की इन्होंने। वो 4 पीठ कौन सी थी उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में उन्होंने ज्योतिष पीठ, यहाँ पर उत्तराखंड यूके का मतलब यहाँ पर उत्तराखंड लिख रहा है, उत्तराखंड में आज का जो उत्तराखंड है वहां पर बद्रीनाथ, वहां पर उन्होंने ज्योतिष पीठ स्थापित की थी। कर्नाटक श्रृंगेरी पीठ स्थापित की यहाँ पर, और पुरी जो कि उड़ीसा में आता है गोवर्धन पीठ यहाँ पर, और द्वारका जो गुजरात में आता है वहां पर शारदा पीठ इन्होंने एक तरह से स्थापित की। 4 पीठ स्थापित करके देखो भारत को पूरा उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए, आज जो हम 4 धाम की यात्रा करते हैं वो 4 धाम इन्हीं की देन है। तो पूरे भारत में भ्रमण के लिए ये बहुत प्रसिद्ध हो गया। तो ये जोड़ने का काम किया था शंकराचार्य जी ने। इसके अलावा उनके बाद में आए थे रामानुजाचार्य, ये लगभग आते हैं 1017 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, तो 11वीं सदी में ये आए थे। इनका जन्म भी दक्षिण में तमिलनाडु में इनका जन्म होता है, इनका जन्म हुआ केरल में। ये कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान होना चाहिए। इनका जन्म हुआ यहाँ पर तमिलनाडु में। और इसके बाद आते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से थे और लगभग ये 15वीं सदी में 1486 आसपास ऐसा कुछ काल है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस यहाँ पर लिख देता हूँ 15वीं सदी। आप इनका देख लेना, ये 1486 ऐसा ही कुछ काल रहा होगा। 15वीं सदी में यहाँ पर ये आते हैं और ये आते हैं बंगाल में। बंगाल में जो गौड़ीय संप्रदाय जो चलाया था वो चैतन्य महाप्रभु, जिनको गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है, वो इन्हीं ने चलाया था। तो इसका सही कालक्रम हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा आंसर होगा। क्लियर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारा पॉलिटी से सवाल शुरू हो जाता है। सवाल है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया। देखो मूल कर्तव्य हमें पता है टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है कि किस क्रमांक पर है। कुछ तो इंपॉर्टेंट है, कुछ का क्रमांक हमें सीधा पता होना चाहिए, 7वें नंबर पर क्या है, 5वें नंबर पर क्या है, कुछ तो ये पता होना चाहिए। इस तरह का सवाल RS में एक बार पूछा गया जिसमें क्रम पूछा गया। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मूल कर्तव्य हम नॉर्मली 11 के 11 किस क्रम पर आते हैं वो याद रखते नहीं, लेकिन शुरू के 3 आपको पता होना चाहिए। 7वें नंबर पर जो पर्यावरण की बात करता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्त्रियों की रक्षा के बारे में 5वें नंबर पर आता है, उनके बारे में पता होना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा 9वें नंबर पर आता है, वो पता होना चाहिए। और सबसे लास्ट में 11वें नंबर पर जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई के बारे में बात करता है वो आपको पता होना चाहिए। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखने का मूल कर्तव्य ये आता है 3रे नंबर पर। सही आंसर होगा डी, 3रा। पहले नंबर पर कौन सा आता है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय जो भी संस्था है उनका हम सम्मान करें, ये पहले पर आता है। इसके अलावा दूसरे पर कौन सा आता है? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, ये दूसरे में आता है। चौथे में क्या आता है? चौथे में आता है राष्ट्र की सेवा करें, देश की सेवा करें और आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, अब आगे और देखते हैं, शायद आगे और मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, हमें मिल जाएगा। ये एक मौलिक कर्तव्य का, आगे हम इसको देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? संविधान का भाग दिया हुआ और वो किस विषय से जुड़ा है, आपको मिलान करना है। कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है? मेरे ख्याल से बहुत आसान सा सवाल है। ऑप्शन ए भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 मूल कर्तव्य। बहुत आसान सा सवाल है। इसका सही आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही है। भाग 5 नहीं आता है, भाग 4 क होना चाहिए। ये 4 बाद में जोड़ा गया, भाग 4 क, इसी के साथ 4 क जोड़ दिया गया। मूल कर्तव्य भाग 5 में नहीं होकर भाग 4 क में होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा देखो भाग 1 क्या है? भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो 4 क तक तो आराम से पता होना चाहिए, मैंने आपको बिल्कुल याद भी कराया था। सबसे पहले भाग देखो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका मतलब हमारा पूरा देश, हमारा जो पूरा देश है। अब यहाँ पर नक्शा तो छोड़ दीजिए, मैं इसको वैसे ही बना देता हूँ। हमारा जो पूरा देश है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी पहला जो भाग है
वो हमारे देश के बारे में बात करता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा भाग है वो बात करता है इस देश के अंदर रहने वाले नागरिक कौन होंगे, उन नागरिकों के बारे में बात हो रही है। भाग जो 3 है वो ये बात करता है कि इन नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, उन अधिकार के बारे में बात होगी। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 क्या है, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब है उन नागरिकों के लिए सरकार का कर्तव्य क्या होगा, और भाग 4 क्या में नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे। इस तरह से ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देश, देश के अंदर रहने वाले नागरिक, नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के लिए सरकार के कर्तव्य और नागरिकों के कर्तव्य। इस तरह से ये 5 हमें सीधे सीधे याद होने चाहिए। भाग 5 से फिर सरकार शुरू हो जाती है। भाग 5 में केंद्र सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 7 डिलीट हो चुका है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है, और भाग 9 में सबसे छोटी सरकार पंचायत की सरकार आ जाती है, और भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र आ जाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है, संविधान में लिखा हुआ है। ध्यान देना, पहले में ही लिखा हुआ है। हमारे उसकी संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। आदर्श हो संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। अगर सवाल इसकी जगह ये आता है राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत का सम्मान करना, तो ध्यान देना राष्ट्रगीत का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य, संविधान में नहीं लिखा हुआ है। कर्तव्य तो हमारा वो भी है कि हम राष्ट्रगीत का भी सम्मान करें, लेकिन संविधान में राष्ट्रगीत का शब्द का उल्लेख नहीं है। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रगान, क्या राष्ट्रगान का उल्लेख संविधान में है? बिल्कुल है। कहां पर है? भाग 4 क में है। भाग 4 क में पहला जो मूल कर्तव्य वहां पर राष्ट्रगान शब्द मिलेगा, लेकिन हमारे संविधान में हमें राष्ट्रगीत शब्द कहीं नहीं मिलेगा। तो राष्ट्रगीत का पालन करना ये हमारे संविधान के अनुसार हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसके बाद लिखा हुआ है राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना या फिर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, एक ही बात है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। राष्ट्रीय संपत्ति, या फिर आपने हिंदी में कहीं पढ़ा होगा तो वहां इस तरह से लिखा हुआ है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना और हिंसा से दूर रहना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के जो भी प्राचीन हेरिटेज स्थान है उनकी रक्षा करना। ध्यान देना, ये नागरिकों के कर्तव्य से ज्यादा सरकार का कर्तव्य है, और ये डीपीएसपी में आता है। ये डीपीएसपी में है, आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49 में ये राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की सुरक्षा करना एक डीपीएसपी राज्य का कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, न कि मौलिक कर्तव्य। और जबकि ये 7वें नंबर पर जो आता है ये पर्यावरण की रक्षा करना, ये नागरिक का, पर्यावरण की रक्षा करना सरकार का भी कर्तव्य है और नागरिक का कर्तव्य भी है। तो कुछ और फैक्ट्स हम लिख सकते हैं, जैसे मूल अधिकार के बारे में कुछ और फैक्ट्स बताइए। भाग 4 क्या में होता है, ठीक है, किसकी मूल कर्तव्य, किस देश से हमने लिया था? तो उस समय का जो सोवियत संघ है, तो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन मुझे बताइए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 श्रीमती इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। कितने जोड़े गए? इसके इस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन बाद में एक और संविधान संशोधन हुआ था, वो था 86वां, और उसके तहत जब जोड़े गए एक और जोड़ दिया तो टोटल कितने हो गए? 11 मूल कर्तव्य हो गए। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको मूल कर्तव्य के बारे में बेसिक से याद रहना चाहिए। ज़्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं। बहुत रेयर केस में कोई मुश्किल सवाल पूछना हो तब मूल कर्तव्यों के बारे में भी पूछा जा सकता है। बाकी बेसिक फैक्ट्स अगर आपने ये भी याद कर लिए तो भी आपका काम हो जाता है। क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख था? कई बार सवाल आता है मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी, 11 थी, 0 थी। कई बार हम 11 कर देते हैं, कई बार 10 कर देते हैं। मूल संविधान का मतलब जब संविधान बना था तो मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, इसका मतलब है 0। अगला सवाल, अब ये रीजनिंग से सवाल आ चुका है। कथन और निष्कर्ष हमें देखना है। कथन लिखा हुआ है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। कथन क्या कह रहा है? वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। जीर्णोद्धार का मतलब उसमें पूरी तरह से परिवर्तन की आवश्यकता है, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष क्या कह रहा है?
जीर्णोद्धार का परिणाम है सुधार, मतलब अगर जीर्णोद्धार करेंगे तो सुधार आएगा। तो हम जीर्णोद्धार क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सुधार के लिए करना चाहते हैं। इसका मतलब ये निष्कर्ष यहाँ से निकलता है। ये कह रहा है कि वर्तमान शिक्षा में चेंज करने की जरूरत है। हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली पुरानी है, हमें इसमें चेंज करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि ये पुरानी पड़ चुकी है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों ही निकल रहे हैं, दोनों का मतलब फर्स्ट तथा सेकंड दोनों निकलते हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक सवाल था जो थोड़ा सा आसान हो जाता है। कई बार जैसे हमने पहले देखे कुछ कठिन सवाल भी आ सकते हैं, ये एक आसान सा सवाल था। मैथ्स का सवाल देख लेते हैं। अतुल अपनी मासिक आय में से 5100 रुपया खर्च करने के बाद 15% की बचत करता है। अतुल की मासिक आय कितनी है ये हमें बताना है। सिंपल सा सवाल है। 15% बचत करता है, इसका मतलब 85% खर्च करता है। परसेंट में कितना खर्च कर रहा है? 85%। रुपए में कितना खर्च कर रहा है? 5100 रुपये। हमें निकालना है उसकी टोटल आय कितनी, यानी 85% कर रहा है। टोटल आय का मतलब हमें 100% निकालना है। सिंपल सा, पहले सवाल में करा चुका हूँ ऐसा। 85% दिया हुआ है, 100% कैसे निकालते हैं? बहुत आसान सा है। 5100, 85 नीचे चला जाएगा और 100 से इसको गुणा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे काट सकते हैं? यहाँ पर अगर हम 17 के पहाड़े से काटे तो यहाँ पर आ जाएगा 300, फिर ये 5 बार कटेगा और ये कटेगा 60 बार, यानी 6000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। 6000 रुपये, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था। 85% बराबर 5100, तो 100% बराबर कितना होगा? हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 सवाल आए हैं करंट अफेयर से, देखते हैं इन सवालों को। ये सवाल देखने में थोड़ा सा लग सकता है कि थोड़े से कठिन सवाल हो, हालांकि पिछले बार ऐसा ही में आप देखेंगे तो मैक्सिमम सवाल आसान ही थे। बहुत ज़्यादा कठिन सवाल करंट अफेयर से नहीं आते। कुछ एक सवाल जो जरूर थे वो इस तरह के सवाल थे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया हम थोड़ा सा लेवल कठिन रखेंगे ताकि आप और ज़्यादा मेहनत करें, आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो। सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, एक तो ये है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है एक तरह से, द्वारा हाल ही में जारी विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों, ठीक है, विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियां, ग्लोबली, विश्व की ग्लोबली इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम प्रणाली का मतलब हम यहाँ पर सिस्टम ले सकते हैं। मैं चीन की 2 चाय खेती साइट्स, चीन की चाय की 2 खेती साइट्स, एक तो पुएर पारंपरिक चाय साइट और फूजी जैस्मिन चाय साइट के अलावा किन देशों की चाय साइट्स को शामिल किया गया? अब इतने सारे 4 ऑप्शन, बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं, इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। एक तो जापान की थी और एक दक्षिण कोरिया की थी, लेकिन अब जो देखो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर भी जापान और दक्षिण कोरिया है, लेकिन उल्टा दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है शिजुकोआ। शिजुकोआ जापान की है, हेडोंग जो थी वो दक्षिण कोरिया की है। इसका आंसर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। 4 साइट्स को शामिल किया था FAO ने इस GIAHS में। इस 4 में भारत की एक भी नहीं थी। इन 4 में 2 तो चाइना की थी, एक जापान की थी, एक दक्षिण कोरिया की थी। देखो आपके एक मन में सवाल हो सकता है, चाय के बारे में बात करते हैं, है ना। 2014 के बाद में चाय कुछ ज़्यादा चर्चा में आ गई थी। तो चाय भारत में उपभोक्ता में नंबर 1 कौन है चाय के मामले में? उत्पादन में नंबर 1 कौन है? ये आपको पता होना चाहिए। तो उत्पादन का तो फिक्स है, उत्पादन का तो चीन नंबर 1 पर है। चीन का जो उत्पादन है, उत्पादन की बात करें तो चीन नंबर 1 है, उत्पादन जो हो रहा है। चीन का जो प्रोडक्शन है चाय के मामले में वो एक तरह से भारत से लगभग डबल है, भारत से दुगना और दुगना, वो लगभग बहुत ज़्यादा है। भारत को चीन तक तो वैसे भी नहीं पहुंच पाएगा। तो उत्पादन में तो चीन नंबर 1 है। उपभोक्ता में थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। जो डाउटफुल का मतलब है कि ये चेंजेस होता रहता है, कभी भारत रहता है, कभी चीन रहता है, कभी भारत उपभोक्ता में नंबर 1 आ जाता है, कभी चीन रह जाता है। तो वो तो हर साल अलग अलग निकलता है, तो वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो उत्पादन में तो फिक्स है, चीन पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर भारत है। भारत में भी चाय का उत्पादन खूब होता है, लेकिन भारत की एक भी साइट्स को इसमें शामिल नहीं किया है। उसका रीजन बता देता हूं, भारत का साइट क्यों नहीं शामिल किया है। ये कह रहा है कि महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली जो हेरिटेज, जो बहुत पुरानी है। भारत में चाय बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। भारत में जो चाय के बागान लगे वो अंग्रेजों के समय 18वीं 19वीं 20वीं सदी में भारत में चाय पॉपुलर हुई। भारत में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, वो अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ। तो भारत में पुरानी प्राचीन हमें कोई भी चाय की साइट्स नहीं मिलेगी। ये सिर्फ उनको शामिल करता है जो बहुत प्राचीन है। चीन में 5000 साल पहले भी चाय का प्रोडक्शन होता था। भारत में इतनी पुरानी साइट नहीं है, हमारे यहाँ पर 200 साल पहले से ये शुरू हुआ। इसलिए भारत बहुत बड़ा उत्पादक देश होते हुए भी भारत की एक भी साइट इसमें शामिल नहीं रही है। अगला सवाल देखते हैं।
चलिए यहाँ पर एक दो फैक्ट्स और आप मुझे बता सकते हैं, चलो मैं बता देता हूँ। FAO के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए, यहाँ से कोई सवाल अगर बनता है। FAO देखो स्थापना कब हुई, एक तो ये पता होना चाहिए 1945 में। कहाँ पर, ये रोम, जो कि इटली में इसका मुख्यालय है। UN का अंग है ये, तो लिखा हुआ है ये, तो रोम इटली में, और 1945 में इसकी स्थापना हुई। अगला सवाल, समताप मंडल में हीलियम गुब्बारे के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से, जो भी दूर दराज के क्षेत्र हैं उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट को बंद करने की घोषणा गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने की। ध्यान देना, एक तो सवाल यहीं से बनता है, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? गूगल आप सभी जानते हैं, उनकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट को बंद करने की घोषणा हाल में की है? पहले शुरू किया होगा था, अब बंद करने की घोषणा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोजेक्ट लून, प्रोजेक्ट वैक्यूम, प्रोजेक्ट लैम्बर्ट, प्रोजेक्ट टेम्पलेट। सही आंसर प्रोजेक्ट लून। क्या है ये प्रोजेक्ट लून? गूगल ने एक ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। क्या शुरू किया था कि हम बेलून के माध्यम से, जहां पर भी दूर दराज के क्षेत्र में टावर्स नहीं लगाए जा सकते हैं, हम बेलून के माध्यम से, बेलून में उनका जो भी सारा सिस्टम होगा जहां से इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जा सकती है, वो बेलून छोड़ देंगे और बेलून लगभग रहेंगे ये समताप मंडल में 20 किलोमीटर के आसपास के एरिया में, जहां पर भी ये बेलून रहेंगे वहां पर बेलून एक तरह से उड़ते रहेंगे। तो ये जो भी दूर दराज के क्षेत्र में वहां पर ये छोड़ देंगे और वहां से भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी उनसे हो सकती है। इस तरह का एक प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 2013 में। देखो ये प्रोजेक्ट शुरू में तो एक तरह ऐसा लग रहा था 2013 में, क्योंकि भारत में आप देखेंगे कहाँ तक इंटरनेट था। भारत में आज जाकर, जब जियो की क्रांति हुई, आज जाकर इंटरनेट है, हम और आप आपस में जुड़ पा रहे हैं। 2013 में हम इतना ज़्यादा नहीं सोच सकते थे। आज भी कई देश ऐसे हैं जहां पर इस तरह का इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो भारत को लेकर भी, दूसरे देशों को भी लेकर भी ये एक तरह का क्रांतिकारी प्रोजेक्ट माना जा रहा था गूगल का, कि इस तरह का आ गया तो दुनिया में कोई लगभग सारे के सारे लोग जुड़ जाएंगे इंटरनेट से। लेकिन जब शुरू किया था तो बहुत उत्साह के साथ ये शुरू हुआ था। पूरे दुनिया के देशों में ने इसका स्वागत भी किया था कि गूगल बहुत बड़ा ये काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है, ये प्रोजेक्ट लून बंद हो गया। रीज़न क्या है? एक तो कनेक्टिविटी की समस्या हमेशा से रही, इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी इसको नहीं मिलती है। दूसरी, कंपनियों की भी बहुत सारी शिकायत थी, यही शिकायत थी भी कनेक्टिविटी आपकी टाइम पर सही से मिलती नहीं है, तो कनेक्टिविटी की समस्या इसमें रही थी। दूसरा, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, तो लागत जो है वो लागत कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं था, लागत भी इसकी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से। और इस तरह से ये एक फ़ायदे का सौदा साबित नहीं हुआ और एक लंबे समय तक इसको नहीं चला सकते, यानी टिकाऊ बिजनेस नहीं था। तो फायदे का सौदा तो नहीं था, घाटे का सौदा। अब घाटा हो रहा तो कौन किसी कंपनी को चलाएगा, तो घाटे का सौदा रहा था। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम बंद कर देते हैं। शुरू कब हुआ था? 2011 में ये प्लान आ गया था, 2011 में इसको शुरू कर दिया। 2013 में आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन अब फाइनली इसको प्रोजेक्ट को बंद करने की घोषणा गूगल ने कर दी है। गूगल के CEO के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। गूगल के CEO की बात कर रहा हूँ, अल्फाबेट नहीं, गूगल। ये जानते होंगे, सभी जानते हैं, क्योंकि एक भारतीय हैं तो हम प्राउडली कई बार इसको कहते हैं सुंदर पिचई। सुंदर पिचई जो है वो गूगल के CEO है। अब लास्ट सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उद्यमिता, कौशल और कारोबारी विकास के क्षेत्र में जनजातीय कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु ट्राइफेड, यहाँ से एक जो आ रहा है, एक तो ट्राइफेड को आपको ध्यान में रखना है, ने किस संगठन के साथ 18 जनवरी 2021 को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ट्राइफेड के क्या लिखा है? जनजातीय कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। यानी कि ट्राइफेड कैसा काम करती है, ये अगर सवाल आए तो आपको जवाब यहाँ पर मिल गया है कि ये जनजातियों के लिए प्रशिक्षण कार्य है। सिर्फ प्रशिक्षण कार्यक्रम इसका काम नहीं रहता है। ट्राइफेड जो भी जनजातीय, आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय जो भी है, उनके सशक्तिकरण के लिए काम करती है। जनजातीय समुदाय का सशक्तिकरण के लिए काम कौन करती है? वो करती है ट्राइफेड। क्या काम करती है? मेनली काम करती है इनकी आजीविका के लिए, और इनकी इनकम कैसे बढ़े, आजीविका के स्रोत पैदा करना और इनकी इनकम कैसे बढ़े, इन पर काम करती है। मेनली है कि जो भी वनों के उपज प्राप्त होती है, लघु वनोपज उनको कहते हैं, उनका मार्केट डेवलप करना। दूसरा, ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो भी जनजातीय क्षेत्र के लोग जो उत्पाद बनाते हैं, वन उत्पाद हम इसको कह सकते हैं, और भी तरह के उत्पाद हैं, उसकी मार्केटिंग करना, उसको एक मार्केट अवेलेबल कराना, ये काम रहता है ट्राइफेड का। इसके अलावा इनको प्रशिक्षण देना, ये ट्रेनिंग देना, स्किल देना, ये काम भी कराते हैं। तो इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संगठन इफ्को के बारे में, इफ्को के साथ, या IFFDC, इतना बड़ा नाम है, आप पढ़ लेना खुद ही, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, या फिर उपरोक्त तीनों के साथ।
देखो इसका आंसर वैसे तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हो सकता है यहाँ पर वानिकी विकास, क्योंकि वन का विकास जनजाति के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर वैसे IFFDC यही होगा, इसके साथ इन्होंने MOU किया है। थोड़ा सा हम ट्राइफेड और यहाँ पर एक इफ्को के बारे में भी जान लेते हैं। ट्राइफेड के बारे में तो मैंने बता दिया, लगभग 1987 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना 1967 को हुई और इसकी जो स्थापना हुई ट्राइफेड की ये 1987 1987 में, ये 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई। जनजाति के लिए सशक्तिकरण, में वापस से लिख देता हूँ, जनजातीय सशक्तिकरण, जनजातीय सशक्तिकरण। एक फैक्ट और आप याद रख सकते हैं, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संघ जो ये इफ्को है, इफ्को दुनिया की सबसे बड़ी एक सहकारी संस्था, विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था ये है इफ्को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था। ये बन गई है इफ्को। इफ्को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संघ, ठीक है। तो ये एक तरह से जो भी भारत के किसान हैं उनको उर्वरक खाद उपलब्ध कराती है ये संस्था। आपने कई जगह इफ्को का बोर्ड लगा हुआ देखा होगा, IFFCO, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 20 सवाल। टोटल हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। और वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है, आप मुझे लगातार फीडबैक दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और हम इसको कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रखें। लगभग हर एक दिन के बाद यहाँ पर हमारी ये वीडियो आता रहेगा। बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज जो हमने पहले 12 टेस्ट मैंने क्वेश्चन सीरीज कराई थी उसको भी जल्दी हम वापस शुरू करते हैं। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।